नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोग जेएसएससी का सिलेबस के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे और देख रहे थे कि जो विज्ञान विषय है उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस के बारे में हम लोग तो देख ही चुके थे। विज्ञान के बारे में तो 5 खंड में आपको जेएसएससी में परीक्षा लिया जाता है। उनमें एक खंड आपका सामान्य विज्ञान है। पिछला वीडियो में सारे के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके उन सारे वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारा चीज आपको बताया गया है। तो विज्ञान के बारे में देख रहे थे तो हम लोग देखने को मिला कि विज्ञान में अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और केवल जेएसएससी में ही नहीं, इसके अलावा और भी जो प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसमें भी आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान से उनका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी ही होता है। तो इसीलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा किताब आपका पढ़ा जाए एनसीईआरटी का। क्या आपको 6 से 12 पूरा पढ़ना है? तो आपको पता होगा कि हम लोग जब जेएसएससी के बारे में देख रहे थे तो वहां पे देखे थे अधिकतर जो प्रश्न पूछा गया वो 9 और 10th के पुस्तक से पूछा गया। तो इस क्रम में आप लोगों को 9वां और 10वां क्लास का जो किताब है उसको तो पूरा पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो उन कौन कौन से वो चैप्टर हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 9वां और 10वां क्लास ये पूरा पुस्तक को हम लोग को पढ़ना ही है। अब इसके अलावा और कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन जो हम लोग अभी तक देख चुके हैं उससे जो निष्कर्ष निकला उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल में आपका 2 बार परीक्षा हो चुका है, 2012 का और 2016। और भी एग्जाम हो चुके हैं लेकिन 2 ही साल के पेपर को हम लोग एनालाइज किए। तो इस अनुसार से हम लोग देखें कि 2012 में आपके क्लास 10th से टोटल 7 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे। उसी प्रकार 2016 में क्लास 10 से एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका संख्या लगभग 11 था। क्लास 9 का अगर देखें तो 2012 में जिसमें टोटल 15 में से 5 सवाल ऐसे थे जो कि क्लास 9 से रिलेटेड थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। उसी प्रकार अगर 2016 देखें तो आपका 3 ऐसा सवाल था जो कि क्लास 9 से संबंधित था। इस तरह से क्लास 11 से आपका 2012 में इस तरह का कोई भी हमको प्रश्न देखने को नहीं मिला जो कि 11 से रिलेटेड था आपको। लेकिन 2016 में 2 ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है। ये सारे प्रश्न कहां से पूछे गए हैं इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। पिछला वीडियो में सारा चीज आपको बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखें 2012 में एक प्रश्न पूछा गया जो कि क्लास 12 से रिलेटेड था और 2016 में भी एक प्रश्न ऐसा पूछा गया जो कि क्लास 12 से संबंधित था। तो इस प्रकार से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो लगभग 15 में से 13 सवाल आपका 2012 में जेएसएससी में पूछा गया था। टोटल 15 सवाल 2012 में पूछा गया था, उसमें 13 सवाल ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे। उसी प्रकार 2016 में आपके जेएसएससी में 20 प्रश्न पूछे गए थे विज्ञान में और उसमें 17 ऐसे प्रश्न थे जो कि एनसीईआरटी से सॉल्व किए जा सकते थे। तो इस तरह से हमको इनका महत्व पता चल जाता है। तो इसीलिए जब हम शुरुआत किए थे वीडियो में तो हम वहां पे ये आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि आप किस चीज का अध्ययन करें ताकि आपका मेहनत जो है वो बेकार ना जाए। तो अब आपको इतना सारा देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी ही एक बेस्ट सोर्स है आपके विज्ञान के लिए, क्योंकि आप देखिए क्लास 9 और 10th से ही लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 11 12 के भी कुछ चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अधिक से अधिक नंबर स्कोर करना है तो आपको इन किताबों के भी सेलेक्टेड चैप्टर को पढ़ना होगा और कौन कौन सा चैप्टर है ये सारा चीज आज हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है। हम लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी हमारा जो अध्ययन है उसका बेस है। और इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा ईंटों से बना हुआ ये दीवार है या घर बन रहा है ईंट। पहले हम ईंट से उस दीवार को खड़ा करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले प्लास्टर किए उसके बाद ईंट लगाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो विद्यार्थी सबसे पहले गाइड बुक या किसी कोचिंग बुक के नोट्स को पहले पढ़ते हैं और फिर एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो यही काम करते हैं, यानी कि प्लास्टर पहले करते हैं और ईंट का जो जुड़ाई होता है वो बाद में करते हैं। आपको सबसे पहले अपना बेस बनाना है। हम जो 9 10 तक 12 तक पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी उसको पुनः एक बार आपको देखना है और उसको देखने के बाद वहां पे आप देखिए जैसे ईंट में कुछ गैपिंग रह जाता है तो एनसीईआरटी आपका कुछ गैपिंग को फिल नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे तथ्य रहते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए
नहीं रहते, उस गैपिंग को फिल करने के लिए, जैसे हम प्लास्टर चढ़ाते हैं दीवार के ऊपर, तो उस गैपिंग को फिल करने के लिए जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है वो चीज आपको कोचिंग का नोट्स और गाइड बुक सहायता करता है। तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, वो आपका बेस है, और बेस बनाने के बाद आप कोचिंग या गाइड बुक को रेफर कीजिए। चलिए हम लोग 9th और 10th के बारे में तो देख लिए कि पूरा पुस्तक ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लास 11 और 12 का कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए और जो प्रतियोगिता में परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास 11 का। तो क्लास 11 का चैप्टर आपका 14 जो है केमिस्ट्री का, उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए चैप्टर का नाम है क्या, पर्यावरणीय रसायन, यानी रसायन का पर्यावरण में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर से एक प्रश्न भी पूछा गया था 2016 के जेएसएससी प्रश्न में। अगर पिछला वीडियो देखें तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपको पूछा गया था ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, और उसका आंसर आपको इस चैप्टर में मिला था। तो इस तरह से इस चैप्टर में और भी बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे जो कि प्रदूषण से रिलेटेड भी है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और भी बहुत सारा चीज है जो रसायन से संबंधित है, जिसका प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है। तो चूंकि पर्यावरण अभी ज्वलंत मुद्दा है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए ये चैप्टर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सारे चैप्टर जो है आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आराम से आपको मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए इसमें आपको और भी बहुत सारे चीज पढ़ने के लिए मिल जाएगी। देखिए जैसे ओजोन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जल प्रदूषण है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और भी दैनिक जीवन में हम लोग का हरित रसायन का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोगों को जानने को जानकारी मिलता है इस पुस्तक से। तो आपको जब सिलेबस देखे थे तो याद होगा कि विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें बोलता है कि विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसको भी आपको ध्यान में रख के विज्ञान का अध्ययन करना है। तो इसीलिए ये केमिस्ट्री जो है चैप्टर 14 जो है क्लास 11 का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर जो कि क्लास 11 से ही है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें इकाई 4 में आपके टोटल लगभग यहाँ पे 5 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ये पांचों के पांचों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी से कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि 9th 10th में आपको मिलते नहीं है। जैसे यहाँ पौधे के बारे में यहाँ दिया गया है, सारा का सारा पांचों चैप्टर जो है वो पौधों से रिलेटेड है। बॉटनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया, आपको जो जो काम का चीज लगता है इसमें से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है पौधों में परिवहन, खनिज पोषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, पादप में वृद्धि और परिवर्धन। ये 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर में पूरा डिटेल से आपको समझाया गया है पादप के बारे में। तो ये भी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्लास 11 का बायोलॉजी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास 11 का ही इकाई 5 आता है, वो जो इससे पहले हम देखे थे इकाई 4, वो पौधों के बारे में था, बॉटनी के बारे में था। अब यहाँ पे हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से 16 से लेके आपका अध्याय 22 तक जो है ना, वो पूरा मानव शरीर के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। आपको क्लास 9 और 10 में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन प्रश्न आपके कभी कभी इससे डिटेल में प्रश्न आपके पहुंचे जाते हैं, काफी डीप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका क्लास 11 में देखने को मिलता है। जैसे कि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो एक प्रश्न आया था उपकरण ग्रंथि, जिसका फोटो आपको 9 या 10th क्लास में देखने को नहीं मिला था, लेकिन वो आपको 11th क्लास के बायोलॉजी में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि 9 और 10th में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस 11th क्लास के जो बायोलॉजी बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ आपको टोटल चैप्टर में से पहला जो 16 अध्याय था उसमें दिया गया पाचन और अवशोषण के बारे में है, 17 में दिया गया है श्वसन तथा गैसों का विनिमय, 18 में है शरीर द्रव्य और परिसंचरण के बारे में दिया गया है, जिसमें रक्त के बारे में दिया गया होगा। आपका उत्सर्जी उत्पाद है, गमन और संचलन है, हड्डी के बारे में दिया गया है, तंत्रिका तंत्र के और उसका समन्वय इसके बारे में दिया गया है, और रासायनिक हार्मोन के बारे में आपका दिया गया है। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके आपका क्लास 11 पे यहाँ पे दिया गया। तो आपको क्लास 11 का बायोलॉजी बुक का इकाई 5, जिसमें 16 से लेके 22 अध्याय हैं, इन सारे अध्यायों को आपको पढ़ना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कौन सा किताब है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो दैनिक जीवन में रसायन, ये क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर है। पूरा केमिस्ट्री में क्लास 11 में भी एक ही चैप्टर पढ़ना था, चैप्टर 14। उसी तरह आपको क्लास 12 में भी केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 है। अब देखिए इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, साबुन के बारे में जानने को मिलेगा, अपमार्जक के बारे में, घरेलू निरंजक है, मंजन है,
मतलब रसायन का जो दैनिक जीवन में आपका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको दिया गया है। आपका बहुत सारा दवा के बारे में, यहाँ पे जो औषधि का हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में दिया गया है, विस्फोटक के बारे में, ईंधन के बारे में, रॉकेट नोदक जो है, भवन निर्माण की जो एवं विद्युत उपकरण की जो सामग्री है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। तो हम लोग को जैसे पीछे भी हम बता चुके हैं कि आपका जो जेएसएससी का सिलेबस है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको दैनिक जीवन से संबंधित रसायन का क्या यूज है ये सारा चीज आपको जानने को मिलेगा, इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्लास 11 केमिस्ट्री का 14 चैप्टर और क्लास 12 का केमिस्ट्री का आपका 16 चैप्टर ये आपको पढ़ना है। ये सारा चीज आपको गूगल में सर्च कीजिएगा डाउनलोड के लिए तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी में, जैसे कि हम लोग क्लास 11 में इकाई 4 और इकाई 5 पढ़ना था, उसी तरह क्लास 12 में इकाई 8 पढ़ना है जिसमें मानव रोग के बारे में दिया गया है। उसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये 3 अध्याय हैं। इसको हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी अध्याय में से एक अध्याय जो मानव रोग है, आपको याद होगा पिछला वीडियो में 2016 में एक प्रश्न आया था मलेरिया से रिलेटेड जो कि आपको 9th-10th में देखने को नहीं मिला था, ये क्लास 12 का ही बुक में देखने को मिला था, इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो देखिए मलेरिया जो होता है वो 4 प्रकार के परजीवी के कारण फैलता है, जिसमें एक जाति जो है उसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है और यही आपका ऑप्शन दिया हुआ था। उसके अलावा भी और भी ऐसे परजीवी हैं जिसके उसके अलग अलग प्रकार हैं जिसके कारण मलेरिया फैलता है, लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दिया हुआ था। तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर जो आपके लिए क्लास 11 से ये 9 क्लास आपका लिखा गया है लेकिन ये क्लास 11 का है बायोलॉजी, है ना, जिसमें आपका दिया गया है इकाई 6 जो है 4 और 5 तो हम लोग देख ही लिए थे। इकाई 6 है जो कि जीवों में जनन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। तो इससे भी कुछ बहुत प्रश्न आते हैं, तो अगर आपके पास समय है तो ये चैप्टर को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको जनन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। तो हम लोग देख चुके हैं, सिलेबस भी देख लिए और सोर्स भी देख लिए कि आपका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स एनसीईआरटी है। तो आप जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी का 9th-10th पूरी तरह से डाउनलोड कीजिए कंप्लीट बुक, और 11-12 का जो सेलेक्टेड चैप्टर आपको बताया गया उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर हो सके तो 9 और 10th का आप बुक ले लीजिए और बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा आपका पीडीएफ मोबाइल में कहां खो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पुस्तक आपके सामने हमेशा हो और उसको अंडरलाइन करते हुए सारा चीज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे कि सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस है और उसमें कौन सा किताब आपको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।